मैं चंदन कुमार आपके अपनी YouTube चैनल मैराथन GKGS में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने अपने चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत की थी जो थी भारतीय संविधान। और इस संविधान में हम लोगों ने अब तक देख लिया भाग 1, जिसमें राज्यों की बहुत सारी विस्तार से हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके पॉइंट्स पे। इसके बाद हम लोग देखा था भाग 2, जिसमें नागरिकता की बात की थी, वो भी बहुत ही विस्तार से। और आज हम लोग भाग 3 देखने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार की बात करने वाले हैं। मौलिक अधिकार की दोस्तों बारीक से बारीक चीजों को हम लोग बड़े ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और आज के बाद इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतनी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपके एग्जाम में अगर मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे तो आपसे ना छूटे। चलिए बिना लेट के बिना देर के शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं मौलिक अधिकार क्या था, कैसे आया और किस तरह से शुरुआत होती है। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार होता क्या है, इसे हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों, एक सामान्य जीवन जीने के लिए जितनी भी जरूरत की अधिकारें हैं जो एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को चाहिए, उसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर ये अधिकार हमसे छीन लिया जाए तो हमारा जो सर्वाइवल है ये टफ हो सकता है, यानी हम खुद की जिंदगी अच्छे से नहीं जी सकते। तो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट सारी चीजों को ही हम लोग मौलिक अधिकार कह सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें दोस्तों, तो थोड़ा सा याद करो कि जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे पास इस तरह की कोई अधिकार नहीं थे और हम पर बहुत ज़्यादा जास्ती होता था, ठीक है, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते थे, हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट में राइट्स नहीं दिए गए थे। इसी सब को लेकर के जब हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात करनी शुरू की तो उन्होंने मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ना उचित समझा और कहा कि ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में होना जरूरी है। तो चलिए उसी चीज़ों को देखते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, तो ये भारतीय संविधान में भाग 3 और आर्टिकल देखें तो 12 से 35 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी एड्रेस देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमें कहाँ मिलने वाला है, तो भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 याद रखिए, ठीक है। ये है क्या, कहाँ से लिया गया, तो भारतीय संविधान जो है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि इसे हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न यह पूछ लिया गया है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका याद रखना है। दोस्तों, अमेरिका के बारे में हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी वीडियो पिछले बनाई है तो उसमें आपको बता दिया था सोर्सेज वाली क्लास में कि विश्व का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाए तो वो अमेरिका होता है। और एक बात और हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें सबसे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स, तो वो भी अमेरिका था। और ये चीजें जब हमने फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे हमारे देश में, तो अमेरिका के संविधान में जो है फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट। यही बिल ऑफ राइट हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो अमेरिका का मौलिक अधिकार जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो बिल ऑफ राइट कहा जाता है। दोस्तों, जब हमने वहां से अडॉप्ट कर ली तो और चलते हैं आगे। एक लाइन याद रखना, ये VBA बना लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकार का जनक यानी फादर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जामिनेशन में यह प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि फादर ऑफ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का जनक किसे कहा जाता है। एक लाइन और याद रखना दोस्तों कि मौलिक भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसे भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ये अधिकार पत्र क्या होता है दोस्तों, इसे समझने के लिए कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में या बुक्स वगैरह पढ़े होंगे कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भाग 3। इसी मैग्ना कार्टा का मतलब होता है भारत का अधिकार पत्र। ये मैग्ना कार्टा एक खास वर्ड है दोस्तों, ये क्या है और क्या होता है, तो याद रखना कि जब कभी भी कहीं पर रिटेन में राइट अगर लिखा जाता है तो यह प्रचलन बन गई कि इसे लोग मैग्ना कार्टा कहने लगे थे। मैग्ना कार्टा कहाँ से आया, तो मैग्ना कार्टा जो वर्ड आपको दिख रहा है इसकी शुरुआत 1215 में सबसे पहले ब्रिटेन में की गई थी, ठीक है। ब्रिटेन में जो कई सारे जो मतलब राजा के अधीन रहने वाले लोग थे उनको मुक्ति देने के लिए कुछ कानून का तैयार जो है वो किया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। दोस्तों, मैग्ना कार्टा को ग्रेट
चार्टर ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है, या आप इसे कह सकते हैं आजादी का महान चार्टर। अगर आपसे पूछ दिया कि ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम किसे कहा जाता है, तो याद रखना है मैग्ना कार्टा को ही ब्रिटेन में ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम कहा गया था, हिंदी में आजादी का महान चार्टर। दोस्तों ये जो था यह एक कानूनी परिपत्र था जिसे लैटिन भाषा में लिखा गया था, और जिस समय ये तैयार हुआ था उस समय ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के जो राजा थे उनका नाम था किंग जॉन। तो ये कुछ बातें याद रखना है आपको कि मैग्ना कार्टा पहली बार कहाँ शुरू हुआ, उस समय राजा कौन थे, और इसे किस भाषा में लिखा गया था। तो लैटिन भाषा, किंग जॉन, ब्रिटेन 1215, और यह अधिकारों से संबंधित था। तो इसीलिए हम भारतीय को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब चलते हैं कि भारत में जो मौलिक अधिकार आया इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इसको जानने से पहले हमें यह जान लेना ज़्यादा जरूरी है कि आखिर मौलिक अधिकार का क्या उद्देश्य दिया गया, आखिर इसका मोटो क्या था, क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों इसके मोटो को अगर देखें, उद्देश्य को देखें, तो याद रखना है कि लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम को सिक्योर करना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? जो हम हैं, जो आम नागरिक है, उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है उनको सिक्योर करना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य दिया गया था कि उनको कोई पॉलिटिकली कोई परेशान ना करे, कोई हैरान परेशान ना करे। दूसरा उद्देश्य आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल्स के राइट को बढ़ावा देना। इंडिविजुअल दैट मीन्स कि हम दोस्तों है ना, हम जो लोग हैं, जितने भारत के नागरिक हैं, सबके राइट्स को बढ़ावा देना मौलिक अधिकार का एक ड्यूटीज है, एक उद्देश्य बताया गया है, ताकि जो सरकार है वो हमसे जबरदस्ती हम पर कोई चीज थोप ना सके। इसी को तो राइट कहते हैं। चलिए अब चलते हैं कि एक चीज और याद रखना है आपको कि जो आपातकाल होता है, मतलब जो इमरजेंसी आती है, तो उस समय में मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यह पूछ देता है कि क्या आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ में जवाब आएगा, और मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, और ये इमरजेंसी के समय होता है। एक एक्सेप्शन दोस्तों याद रखना कि जो आर्टिकल 19 है, चूंकि हमने आपको बताया कि 12 से 35 तक जाएगा, एक एक आर्टिकल हम लोग देखेंगे आज डिटेल में। तो आर्टिकल जो 19 है इसे पूरी तरह स्थगित कर दिया जाता है जब इमरजेंसी की बात आती है। आखिर आर्टिकल 19 में है क्या, तो इसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइडों में क्या है आर्टिकल 19। फिलहाल याद रखना है पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाएगा। और जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है यह स्थगित नहीं होता है दोस्तों, ये एकदम जहन में बैठा हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकार का कौन सा अधिकार नहीं स्थगित किया जाता है, या किस आर्टिकल को स्थगित नहीं किया जाता है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 होगा। ये आर्टिकल 19, 20, 21 में है क्या, ये हम आगे आपको जरूर बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो बात कर रहे थे कि हमारे देश में मौलिक अधिकार की आखिर शुरुआत कहाँ से होती है। तो दोस्तों शुरुआत जो होती है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस जानते हैं आप, उसे हम INC यानी इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से भी जानते थे। आपको पता है कि इस कांग्रेस का हर वार्षिक अधिवेशन होता था। तो हुआ ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, और यह 46वां संशोधन था। इस संशोधन में जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहां के अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखो इनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन क्यों विशेष हो जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है फंडामेंटल राइट का डिमांड जो है इसी अधिवेशन में किया गया था, और एक तरह से आप शुरुआत कह सकते हो। और आगे चल करके इस मौलिक अधिकार के प्रारूप की जब बात है कि हमारे संविधान में ये कैसे ऐड होगा, तो इसकी प्रारूप तैयार की थी पंडित जवाहरलाल। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मौलिक अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और जब संविधान में इसे शामिल करने की बात आई तो किसने इसका ड्राफ्ट यानी प्रारूप तैयार किया था। तो दो व्यक्ति का नाम कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल ने की थी, और संविधान में मौलिक अधिकार का जो डिजाइन प्रारूप या ड्राफ्ट कह लीजिए किन्होंने तैयार किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं अब
कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, कौन कौन है और कितने से कितने आर्टिकल के बीच में वो अधिकार आते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या जो थी वो 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन हुआ ये, इसमें से एक घट गया जिसकी संख्या के बाद 6 बच गई है। ये कौन कौन 7 है इसको पहले देख लेते हैं। जो पहला मौलिक अधिकार आता है वो है समता या समानता का अधिकार, जिसे हम राइट टू इक्वालिटी कहते हैं और ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। दूसरा जो है ये है राइट टू फ्रीडम, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। तीसरा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में आता है। अगर हम चौथे मौलिक अधिकार की बात करें तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल जो है वो 25 से 28 के बीच में आता है। पांचवा जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसे हम शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। और जो छठा है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 32 में आता है। दोस्तों, जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे हम राइट टू प्रॉपर्टीज बोलते थे, जो आर्टिकल 19F और 31 में आता था, जिसे संविधान से हटा दिया गया है। कब हटाया गया इस आर्टिकल को? तो इसे आप कहोगे 44वां अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संविधान से हटा दिया गया है। वर्तमान में जो है संविधान में उसकी संख्या मौलिक अधिकार की वो 6 बचा हुआ है। तो इन 6 को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं, पूरे आर्टिकल्स को डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में, ताकि आपसे कोई प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। दोस्तों, तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उससे रिलेटेड, और सबसे पहला आज हम लोग देखने वाले हैं इस स्लाइड में आर्टिकल 12 से संबंधित कुछ बातें। इससे पहले आप देख लीजिए संपत्ति का अधिकार, जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो हमारा एक मौलिक अधिकार हुआ करता था एक समय में, उसे हटा दिया जाता है संविधान से, मौलिक अधिकार के टॉपिक से 44वां संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आप इस पूरे बॉक्स को VVI बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान से कब हटाया गया। तो आंसर याद रखना है 44वां संशोधन 1978 द्वारा, और इसे हटाने के बाद कहाँ पर शिफ्ट किया गया। तो याद रखना है इसे वर्तमान में कानूनी अधिकार के तहत आर्टिकल 300A में रखा गया है। ये पहले आर्टिकल 31 और 19 के F में था, जिसे आज के डेट में आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया। कभी कभी तो ये पूछ देता है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है। तो याद रखना, या तो कानूनी अधिकार ऑप्शन में रहेगा, या फिर विधि का अधिकार रहेगा, या विधिक अधिकार रहेगा। तो ये आंसर आपका होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आर्टिकल 12 देखते हैं क्या है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेंज वाले आर्टिकल्स होते हैं, जैसे 12 से 35, 5 से 11, जो शुरुआती आर्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेशन में ही खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो आर्टिकल 12 है, आप यह भी कह सकते हो कि मौलिक अधिकार की परिभाषा बताता है, या अगर हम और विस्तार से देखें तो ये स्टेट की परिभाषा बताता है। स्टेट का मतलब यहाँ पर दोस्तों सरकार से है। स्टेट का मतलब क्या? डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहने का मतलब है कि सरकार आखिर कौन हो सकता है हमारे देश में। सरकार कहने का मतलब यहाँ पर इससे है कि कानून कौन बना सकता है, मौलिक अधिकार को तय कौन कर सकता है, इसके कहने का मतलब होता है स्टेट डेफिनेशन। तो हमारे यहाँ हुआ क्या करता था पुराने जमानों में, कि जब राजा महाराजा का समय होता था तो वो कोई भी कानून लोगों पर थोप दिया करते थे। लेकिन जब से हमारा लोकतंत्र आया, हमारा संविधान आया, तब से आप पर कोई कानून थोपा नहीं जाता है। और इसी सब चीजों को डिसाइड करने के लिए ये सारे आर्टिकल्स बनाए गए। तो इसमें स्टेट की डिफिनेशन क्या बताई जाती है कि आखिर कानून कौन बना सकता है। तो इसमें सबसे पहला बताया जाता है कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। केंद्र सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी सरकार और संसद, ये दोनों कानून हमारे लिए बना सकते हैं। तो इसको हम लोग सरकार कहेंगे, यानी स्टेट कहेंगे। दूसरी बात कहें, कार्यपालिका और विधायिका
यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार में, यानी सरकार और विधानमंडल, आपको पता है कि ये दोनों राज्य में विधानमंडल यानी जो हर राज्य का अपना जो राजनीतिक संस्था होता है सबसे बड़ा, जिसको हम विधानमंडल बोलते हैं, उसके बारे में कहा जाता है। तो विधानमंडल और सरकार इस पे कानून बना सकती है। तो ये दोनों तो क्लियर है कि इसे हम स्टेट, दोस्तों एक बात क्लियर कर दो, स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य मत समझ लेना, यहाँ पर स्टेट का मतलब सरकार से लिया गया है, ठीक है। और तीसरी जो बात की, ऑल लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज कहने का मतलब है जितने लोकल स्तर के जितने भी संस्थाएं हमारे यहाँ काम करती हैं वो भी अपने आप में सरकार है, यानी वह भी रूल कानून बना सकती है, ठीक है। जिसमें नगर पालिका या नगर निगम, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों को शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब आपके लोकल अथॉरिटीज में आता है, यानी आर्टिकल 12 के तहत इसे भी सरकार माना जाता है, ठीक है। तीसरा जो चौथा जो सबसे विवादित रहा, जिसका दायरा सबसे बड़ा माना जाता है, वो है ऑल अदर अथॉरिटीज। कुछ अन्य भी हमारे यहाँ बड़ी काम करते हैं जो कानून बनाने के लिए एलिजिबल है हमारे देश में आर्टिकल 12 के तहत, उसे भी गवर्नमेंट सरकार कह दिया जाता है। और इसमें लिया गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी को लिया गया। स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये है कि जो सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था, यानी जिस पर सरकार का कंट्रोल हो, वैसी संस्था स्थापना की गई हो प्राइवेट हाथ में, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा विधिवत कानूनी मान्यता प्राप्त हो, वैसे संस्था को स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। जैसे LIC, दोस्तों LIC भी कानून बना सकती है, अपना वो एक्ट, अपना वो रूल ला सकती है, तो वो भी सरकार होती है। ONGC है, सेल है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसे आर्टिकल 12 के तहत हम स्टेट की डिफिनेशन में शामिल करते हैं। तो ये जो तमाम 4 चीजें दिखाई दे रही हैं आर्टिकल 12 के तहत, यही कानून बना सकते हैं हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि जो अदर अथॉरिटीज होने की शर्त है कि आखिर किस संस्था को हम अदर अथॉरिटीज में काउंट कर सकते हैं। तो इसमें 2 बातें बताई जाती है। एक ऐसी संस्था जो संविधान द्वारा निर्मित हो, जिसे संविधान के द्वारा निर्मित किया गया वैसी संस्था, या दूसरा बात यह कहा जाता है कि वैसा संस्था जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वैसे संस्थान को आप अदर अथॉरिटीज में काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी सरकार का वो एजेंसी हो, सरकार का वो इंस्टीट्यूट के तौर पे काम कर रहा हो, सरकार का उसमें हिस्सा हो, ऐसी चीजों को हम अदर अथॉरिटीज के तौर पे काउंट कर लेते हैं। और इन सभी को आर्टिकल 12 के तहत हम स्टेट कहते हैं और स्टेट की डिफिनेशन में से शामिल किया जाता है जो हमारे मौलिक अधिकार के बारे में डिसीजन करते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 13 समझते हैं विस्तार से। चलिए तो बात करते हैं आर्टिकल 13 यानी 13 की, वो क्या कहता है। आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें तो इसको देखें तो इसको 2 भाग बांटा गया है। एक आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 यानी खंड 1 और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 यानी खंड 2। इसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं। पहला आर्टिकल जो कहता है वो होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरा है जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताता है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे कानून बनाए गए थे। तो 13 का मूल रूप क्या कहता है कि वह सभी कानून जो मौलिक अधिकार का विरोध करता है वह समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि वह कोई भी लॉ हो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो यानी संविधान से पहले बनाया गया हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो संविधान के बाद बनाया गया हो, अगर इन कानूनों में मौलिक अधिकार का विरोध नजर आता है, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार का विरोध करता है कानून तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। और इसके समाप्ति के लिए 2 बातें सामने आई थी। पहला जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी बोलते हैं, इसका मतलब होता है टू सेपरेट्स। मान लो कि किसी संस्थान ने, जैसे कि अभी पिछले में देखे कि जैसे स्टेट्स थे, सपोज करो कि जैसे LIC है, उन्होंने कोई कानून बनाया, ठीक है, उसने अपना बहुत सारे कानून बनाए, उसमें से कोई एक कानून जो है वो मौलिक अधिकार का विरोध कर रहा, तो इस आर्टिकल के तहत उस पर्टिकुलर कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकार के विरोध में होगा। बाकी जो आर्टिकल्स बचे हुए हैं वो आर्टिकल LIC में चलेंगे, जो कानून उन्होंने बनाया वो LIC काम करवाएगा, लेकिन जो मौलिक अधिकार का विरोध कर रहा था उसे हटा दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट।
इसको बोलते हैं टू सेपरेट, यानी उस चीज को सेपरेट कर देना, अलग कर देना जो मौलिक अधिकार का विरोध करता हो। और दूसरा होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, इसका मतलब होता है उसको छुपा लेना, उसको छुपा देना, वो एक्टिव नहीं डीएक्टिव के रूप में रहेगा जो मौलिक अधिकार का विरोध करता। तो ये दोनों जो है, दोनों कॉन्सेप्ट के तहत उस अधिकार को समाप्त किया जाता है जो मौलिक अधिकार का विरोध करेगा वह कानून। चलो एक चीज और समझ लो, A.V. डाइजी ये एक लेखक है, इन्होंने एक बुक लिखा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। इस किताब में इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है, तो इसमें इन्होंने कहा कि लॉ जो है, कानून जो है वो सर्वोपरि है, कोई सरकार कानून से बड़ा नहीं हो सकता, या कोई सरकार का आदमी कानून से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट गलती कर रहा हो तो उसको भी कानून के तहत आना पड़ेगा। वही बात इसमें कह दिया कि अगर कोई सरकार, कोई स्टेट कानून बना दिया, अगर वो मौलिक अधिकार का विरोध कर रहा हो, ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि इन सब के विरुद्ध, इन सब के तहत क्या है, उसको सेपरेट या अलग या खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका जो रूल ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पर ये सारी चीजें काम करती है। यानी आर्टिकल 13 यह कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार में किसी भी तरह का कोई एक्टिविटीज दिखता हो जो उसका आपका विरोध कर रहा हो, तो आप उसके खिलाफ में लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब जानते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की, इसमें क्या करता है। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समानता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और आपको याद कर लेना है कि विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में दिया गया है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ध्यान देना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ होता क्या है, तो सबसे पहले तो इक्वालिटी को समझते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, यानी हर व्यक्ति को समान नजरिए से हर मामलों में देखना है, और ये कानूनन पहला अधिकार हमें मिलता है कि कानून के तौर पे हम समान हैं, हम इक्वल है, हमसे कोई कानूनी तौर पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 14 कहता है। अगर हम यहाँ पर इक्वालिटी की बात करें दोस्तों, इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इक्वालिटी दो होता है। पहला कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हमारे साथ होता है उसको समाप्त करना इक्वालिटी कहलाता है, और दूसरा जो इक्वल ट्रीटमेंट होता है उसका डिमांड करना इक्वालिटी कहलाता है। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि जो अनइक्वल है, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है इसको समाप्त करना और इक्वल ट्रीटमेंट को डिमांड करना है ना। इक्वल जो ट्रीटमेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट इसका डिमांड करना, यही कहलाता है आपका इक्वलिटी। यानी जो हमारे साथ बराबरी का हक हो ये हमें मिलना चाहिए, और हमारे साथ जो जास्ती हो रहा है उसे समाप्त करना, यही तो इक्वालिटी कहलाता है। और आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता हमारे संविधान देता है कि हमारे साथ कानूनन रूप से कोई भी जो है वो असमानता का व्यवहार नहीं कर सकता, और इसी को कहते हैं इक्वालिटी फॉर लॉ। आई होप समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपने कभी कानून की मूर्ति देखी होगी, अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, आंखों पर पट्टी बंधा रहता है, हाथ में तराजू रहता है, जिसे हम लेडी जस्टिस के नाम से जानते हैं। इस पट्टी का अर्थ क्या है? इस पट्टी का अर्थ ये है कि हम बिना देखे जजमेंट देते हैं, और हम किसी से भेदभाव, देखो दोस्तों अगर हम किसी को देखते हैं तभी भेदभाव करते हैं ना, उसके रैंक, उसके पद का, उसके स्टेटस का, है ना, कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, अमीर है, गरीब है, ये भेदभाव हम तब कर पाएंगे जब हम देखेंगे। कानून की मूर्ति पट्टी इसलिए बंधी होती है कि वो बिना देखे फैसला करता है, और उसका तराजू का पलड़ा देखना दोस्तों दोनों बराबर होता है, कोई इधर कोई डेढ़ नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये होता है कानून, और ये आर्टिकल 14 देता है कि कानून रूप से हम समान है, लॉ के रूप से हम समान है। आर्टिकल 15 अगर हम देखें तो आर्टिकल 15 में कहा जाता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, नस्ल और लिंग के आधार पर हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। यानी भेदभाव की विरोध अधिकार मिला है हमें कि इन 5 कैटेगरी, कभी कभी पूछ देता है कि आर्टिकल 15 में किस आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार नहीं दिया गया, तो याद रखना 5, जाति यानी कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस एंड सेक्स के आधार पर जो है वो हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, आर्टिकल 15 कहता है। दोस्तों एक चीज याद रखना कि हमारे यहाँ भेदभाव कदम कदम पर भरा पड़ा है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसा भेदभाव हमें नहीं मानना।
एक आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है ये। आर्टिकल 15 का 3 में कहा गया है कि स्पेशल केसों में बच्चों और महिलाओं के लिए सरकार जो है वो अलग से कानून बना सकती है। डैट मीन्स भेदभाव हो गया ना, कि महिलाओं के साथ भेदभाव, तो वो स्पेशल केस है उनके सुविधा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो याद क्या रखना है आपको, चाइल्ड प्लस वुमेन, क्या क्या याद रखना है, चाइल्ड और वुमेन के लिए कानून जो है वो सरकार बना सकता है, कानून बनाना। ये चीज जो है ये आर्टिकल 15 के 3 में कहा जाता है, क्योंकि ये खास कैटेगरी हो जाती है। तो आपके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ तो भेदभाव हो गया, बट ये अधिकार जो है वो स्टेट अपने पास रिजर्व रखा है कि वो कानून बना सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 16 के आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं मौलिक अधिकार का आर्टिकल 16 जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बहुत ही विस्तार से। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है लोक नियोजन में समानता का अधिकार। ठीक है, सीधा सीधा तो एक लाइन याद कर लो, ये एग्जाम में सीधा पूछ देता है। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है कि इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। 16 आर्टिकल को समझने के लिए एक वर्ड समझ लो कि आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई। ठीक है, रिजर्वेशन किसको कितना मिलना चाहिए, ये बात जो है किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये आर्टिकल 16 हर नजरिए से करता है। एक बात आपको बता दूं कि रिजर्वेशन को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉम्पेंसेटरी बेनिफिट्स कहा है। ये एक वर्ड याद होता है, यूज होता है यहाँ पर, कॉम्पेंसेटरी बेनिफिट्स याद रखना है। हमारे यहाँ जो विभिन्न तबके के लोग रहते हैं, तो हर तबका का लोग इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। अंबेडकर जी ने इसमें कहा कि क्यों ना उन लोगों को बढ़ावा दिया जाए, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए और समाज को बराबर इक्वल कर दिया जाए, और इसी के लिए आर्टिकल 16 बना। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन दैट मींस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो जो आर्टिकल 16 है इसके कुल 4-5 क्लाउज है जिसको आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले क्लाउज 16 का ए अगर देखें तो इसमें कहा जाता है खंड ए, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी यानी स्कोप की बात कर रहा है। आर्टिकल 16 एक कहता है कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबर का हक होना चाहिए, क्योंकि लोक नियोजन में समानता का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉइंटमेंट जो है वो बराबर होना चाहिए, आर्टिकल 16 का क्लास 1 कहता है। आगे देखिए क्लास 2 क्या कहता है। 16 का क्लास 2 ये कहता है, जैसा कि 15 में आपने पढ़ा कि वहां पर 5 आधार पर हमसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ अगर 16 देखे तो यहाँ पर 7 आधार पर हमसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा वो 7 ग्रुप बताया जिसमें भेदभाव हमसे नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर और वंश के आधार पर, यानी इन 7 आधार पर हमसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक नियोजन में हमसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये याद रखना कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया। लेकिन कुछ कंडीशनों में जो स्टेट है वो अपने पास कुछ अधिकार को रिजर्व करके रखा है। ठीक है, कुछ खास मौकों पर, कुछ खास तबकों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए कुछ अधिकार रिजर्व है सरकार के पास, जहां पर वो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकार का यूज कर सकते हैं। और वो है आर्टिकल 16 का क्लास 3। ये क्या कहता है कि रेसिडेंस के आधार पर आरक्षण देना। ये यहाँ पर आता है कि निवास के आधार पर आरक्षण देना ये अपवाद है, जैसा कि अभी देख लिए कि जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16(3) क्यों कहता है कि आपको आरक्षण दिया जाएगा निवास के आधार पर, तो ये इसलिए कहता है, मान लो कि एक बहुत बड़ा तबका है, मान लो कि बहुत बड़ा एक स्टेट है, इसमें पार्टिकुलर ये एरिया जो है ये अनडेवलप्ड एरिया है, जहाँ पर एजुकेशनल और सोशली डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि आर्टिकल 16 के 3 के तहत ये पूरे स्टेट को आरक्षण ना दे करके इस पार्टिकुलर तबके को रिजर्वेशन देगा और उसको बढ़ावा देगा, ताकि ये जो एक खास एक कैटेगरी बन गई यहाँ पर अनडेवलपमेंट की, वो इसके इक्विवेलेंट हो सकता है। तो यहाँ पर निवास के आधार पर आरक्षण देना आर्टिकल जो है वो 16 का 3 कहता है। ठीक है, आगे देखें आर्टिकल 16 का 4 क्लास वो क्या कहता है। तो बैकवर्ड क्लासों को आरक्षण, यहाँ पर बैकवर्ड क्लास जो यूज किया गया वर्ड ये एससी और एसटी के लिए यूज किया गया है, यानी एससी एसटी को रिजर्वेशन देने की बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि ये वो तबका है
जिनका हर मामलों में डेवलपमेंट बहुत कम देखने को मिलता है, चाहे वो एजुकेशनली हो या फिर सोशल लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर देखिए, ये काफ़ी पिछड़े माने जाते हैं और इनको इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए आर्टिकल 16 का क्लाउज 4 बनाया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आता है कि सरकार इस आर्टिकल के तहत इस कैटेगरी को 17% आरक्षण देने की बात कही थी। ठीक है, अब चलो आगे। अब तो नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में जो है वो आरक्षण मिलने लगा। अब प्रमोशन की बात है तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं था, बाद में प्रमोशन में भी आरक्षण जोड़ दिया गया और वो जोड़ा गया आर्टिकल 4 का क्लाउज 4 16 क्लाउज 4 का ए के तहत। इसमें कहा गया कि प्रमोशन में भी अब SC ST कैटेगरीज को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा और ये जोड़ा गया है 17 यानी 77वां संशोधन 1995 के द्वारा। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि प्रमोशन में आरक्षण कब से जोड़ा गया है, तो 1995 77 के बाद से ये कानून हावी हुआ था। और आगे देखिए आर्टिकल 16 क्लाउज 4 का बी क्या कहता है कि अनफिल्ड वैकेंसी। ये अनफिल्ड वैकेंसी क्या होता है दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस साल की कुछ वैकेंसी है लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और वो कुछ सीटें खाली रह गई। तो इस क्लास में यह कहा गया कि अगर इस साल कुछ वैकेंसी खाली रह गई तो इसको अगले साल वाली वैकेंसी में ऐड करके टोटल वैकेंसी दी जाएगी। उसी को कहते हैं अनफिल्ड वैकेंसी, यानी जो वैकेंसी भरा हुआ नहीं था उसको बैकवर्ड वैकेंसी बना करके अगले साल में भी यूज कर दिया जाएगा और ये वैकेंसी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनफुलफिल्ड वैकेंसी की बात जो है वो आर्टिकल 16 का क्लाउज 4 का बी करता है। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट आया ये एक केस के थ्रू आया था जिसको हम देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। ये केस जो लगा, इस केस को एक और नाम दिया जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी केस के तहत जो बैक वाला वैकेंसी था उसको कैरी करके नेक्स्ट ईयर में अपडेटेड कर दिया जाता था। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी इसे कहा जाता है। तो याद रखना किस केस के तहत ये रूल आया था, तो देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस। ठीक है दोस्तों, इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ एक दो पॉइंट और बचा हुआ है जिसको हम लोग अगली स्लाइड में अभी देखते हैं। आर्टिकल 16 से संबंधित और आरक्षणों को लेकर के एक और केस सामने आता है जो महत्वपूर्ण है और वो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में क्या कहा जाता है, एक बात तो और आप जान लो पहले कि इस केस को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। ये मंडल केस क्या था, उसमें देखें तो एक सरकार ने मंडल समिति बनाई थी 1979 में और इस मंडल समिति के अध्यक्ष थे बीपी मंडल और उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। यह मंडल कमेटी क्यों बनाई गई थी, अगर हम इसकी बात करें तो इनका उद्देश्य था कि पूरे भारत में एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास कितने हैं ये काउंट करना, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठ चुका था, इस वजह से ये जरूरी हो गया था। तो इस सब कमेटी ने क्या किया, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और उस समय 3743 कास्ट को इस कैटेगरी में शामिल किया गया जिसे हम एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास कहते थे। और उन लोगों ने यह डिसाइड किया कि इस कैटेगरी को, यानी जो SEBC कैटेगरी एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड क्लास है, इसको 27% आरक्षण यानी रिजर्वेशन देना चाहिए और ये इम्प्लीमेंटेड हो जाता है 1990 में और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री VP सिंह थे। ठीक है दोस्तों, एक और आर्टिकल जो पिछले स्लाइड में छूट गया था 16 का, वो है आर्टिकल 16 क्लॉज 5। इसमें धार्मिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको ये भी थोड़ा सा याद कर लेना है क्योंकि यहां से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 17 और 18 देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किए गए। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं 17, 18 और 19 आर्टिकल्स की। अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, दोस्तों ART आर्टिकल समझना, आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि बहुत बार हमें आर्टिकल लिखना है इसलिए ART इन शॉर्ट करके चलते हैं। अगर हम बात करें 17 की तो इसमें कहा गया अस्पृश्यता का अंत। ये थोड़ा सा एक अजीब वर्ड लग रहा है ना, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता को बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं छुआछूत।
याद क्या रखना है कि संविधान का जो आर्टिकल 17 है इसमें कहा गया है कि छुआछूत का अंत कर देना है, यानी छुआछूत का जो परंपरा है, जो प्रैक्टिस लोग करते हैं, इसको छोड़ देना है, लोगों को उसको नहीं अपनाना है। तो ये आर्टिकल 17 और ये एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आर्टिकल 17 में किस चीज का प्रावधान है या अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में किया गया। तो आर्टिकल 17 याद रखना है। आर्टिकल 18 की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया उपाधियों का अंत, यानी एब्रिस्ट ऑफ टाइटल्स कहते हैं। ये उपाधियों का अंत क्या होता है, अगर हम इसे देखें तो बात कर रहे थे हम लोग उपाधियों के अंत की। जैसे पहले के जमाने में होता ये था कि किसी किसी लोगों को ना उपाधि दे, जैसे राय बहादुर की उपाधि हो जाती थी, महाराज की उपाधि हो जाती थी। तो इससे क्या होता था कि जो इक्वलिटी का जो सेंस होता था, समानता का, वो समाप्त हो जाता है ना, यानी वो एक खास आदमी बन जाता था। तो सरकार ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये कह दिया गया कि जो इक्वलिटी की बात होती है वो समाप्त कर दी जाए, यानी अब इक्वलिटी नहीं, उपाधियों की, अब जो है उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। अब उपाधियों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये याद रखना कि इस आर्टिकल के तहत उपाधियां नहीं दी जाती। लेकिन एक खास बात याद रखना, भारत सरकार जितना भी पुरस्कार देता है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड हो गए, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो गया, ये सारा सम्मान इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है और इसे उपाधि नहीं माना जाता है। तो कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो आर्टिकल 18 आप याद रखना है। पद्म अवार्ड आर्टिकल 18 याद रखना है, ठीक है। वीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, ये सारा सम्मान जो है ये आर्टिकल 18 के तहत ही दिए जाते हैं, ये उपाधि नहीं होता है। एक चीज और याद रखना दोस्तों कि अगर कोई दूसरा देश अगर अपने देश के किसी नागरिक को कोई सम्मान देना चाहता हो, तो जब तक प्रेसिडेंट उसे अलाउ नहीं कर देते हैं तब तक वह व्यक्ति उस देश से सम्मान नहीं ले सकता है, ये आर्टिकल 18 कहता है। एक चीज और याद रखना दोस्तों कि सेना या विद्या संबंधी कोई भी जो उपाधि होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इस आर्टिकल के तहत नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी उपाधियों का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है इस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 18 आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो मेरी बातों को एक दो बार और रिवाइज करके आप वीडियो को सुन लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। अब चलते हैं आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो इसको आप वीवीआई बना लो। जैसे सबसे पहले बात तो ये याद रखना कि आर्टिकल 19 जो है ये ओनली फॉर सिटीजन्स करके आपसे पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से वह आर्टिकल कौन है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए होता है, तो आर्टिकल 19 होगा, ठीक है। और इस आर्टिकल को बैकबोन और पार्ट 3 भी कहा जाता है, यानी भाग 3 का, रीढ़ का हड्डी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी जितनी हमारी मौलिक अधिकार है वो इसी पर लगभग बेस्ड मान लिया गया है, ठीक है। अब चलो इसमें है क्या, तो शुरू में इस आर्टिकल में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। कितने प्रकार की दोस्तों? 7 प्रकार की। लेकिन एक स्वतंत्रता यहाँ से समाप्त कर दी गई और अभी वर्तमान में जो है वो 6 स्वतंत्रता जो है इस आर्टिकल के तहत हमें प्राप्त है। अगर हम देखें तो पहला अगर स्वतंत्रता देखें तो आर्टिकल 19 का ए, जिसे कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता। दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, इसको फ्रीडम टू स्पीक या राइट टू स्पीक भी कह सकते हो। इसी आर्टिकल को यानी इसी अधिकार को हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी इसे कहा जाता है। बहुत बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो आर्टिकल 19 का ए है, इसे कहते हैं। आखिर ये प्रेस की स्वतंत्रता क्या होता है? दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं समझना है कि बातचीत करने की स्वतंत्रता, नहीं। बोलने का मतलब ये है कि आप किसी चीज का विरोध करो, ठीक है। अगर वो चीज इलीगल हो रहा है, गैर कानूनी अगर आपके नजर के सामने कोई भी एक एक्टिविटी हो रही है तो आप उसका विरोध करेंगे, आप उसका अगेंस्ट होंगे, ठीक है। ये प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों प्रेस जो यहाँ पर है ये मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। आपने मीडिया तो सुना ही होगा, देखा ही होगा कि मीडिया किसी से नहीं डरती, चाहे वो देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अगर वो भी गलत करता है, अगर वो इलीगल कोई काम करते हैं तो उसके अगेंस्ट भी मीडिया खड़ी होती है। बड़े से बड़े पर्सनालिटी के अगेंस्ट भी मीडिया चुप नहीं बैठती है। तो जो अधिकार मीडिया को दिया गया आवाज उठाने का, वही अधिकार एक आम नागरिक को भी दिया गया है आर्टिकल 19 के ए में। तो ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल बन जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलो आर्टिकल बी क्या कहता है। 19 का बी कहता है कि सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हो, बैठक कर सकते हो, ये आपका अधिकार है।
ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन यह लगा दिया गया है कि बिना शस्त्र के, है ना, यानी विदाउट आर्म्स आप ऐसे बैठक और सभा करेंगे तभी वो आपका वैलिड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि चाकू तलवार भाला बर्छी लेकर के बैठ जाए मीटिंग करने के लिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना। सभा करना है बट विदाउट आर्म्स करने। अगला जो है आर्टिकल 19C, ये कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, है ना, आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, संघ बना सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19D कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सुविधा, मतलब अब भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, किसी भी राज्य के निवासी हो, आप देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। और अगर हम आर्टिकल 19E की बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी रेसिडेंस करने की, ठीक है, अपना घर बना सकते हो, निवास कर सकते हो, ये आर्टिकल 19E आपको स्वतंत्रता देता है। कुछ दिन पहले तक यह अधिकार हमें जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं था, बट आज के डेट में अब वहां भी आप यह अधिकार लेकर जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे, आर्टिकल 19G दोस्तों यहाँ से हट चुका है। अगर हम बात करें 19F की बात करें तो याद रखना इसको 44वां संशोधन 1978 द्वारा संविधान से हटा दिया गया, ठीक है। तो 19G की हम बात करते हैं तो ये किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता, कहा जाता है कि अगर आपको लाइफ सर्वाइव करना, अपनी जिंदगी जीना है, जीवनोपार्जन करना हो, तो आप किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हो, आप पर कोई प्रतिबंध या कोई लीगल एक्टिविटीज नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि वह व्यापार, वह बिजनेस गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, है ना। लोग जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, गैर कानूनी धंधे भी करने लगते हैं, चरस गांजा अफीम की तस्करी भी करने लगते हैं, तो वो भी जीविकोपार्जन का एक साधन है, लेकिन कानून के नजरिए से वो गैर कानूनी है, तो इस आर्टिकल के तहत इलीगल मान लिया जाएगा, ठीक है। व्यापार करिए बट वो कानून के दायरा में रह के करिए। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके आगे के आर्टिकल्स को देखते हैं, जो है आर्टिकल 20 और 21, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं संविधान के इस टॉपिक के कुछ और आर्टिकल्स की, ठीक है। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 20 है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी देखें। इसमें कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अब ये लाइन बहुतों को नहीं समझ में आया होगा कि ये क्या कहा गया। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप अपराधी हैं, अगर आपने अपराध किया है, आपने गुनाह किया है, तो आपको भी संरक्षण सरकार देती है, यानी आपको भी बचाव करने का अधिकार सरकार देती है, ठीक है। कैसे देती है ये देखते हैं। इसमें 3 क्लॉज है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 20 का खंड 1 क्या कहता है कि अपराध के समय जो कानून होगा उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए कि जो आरोपी है, जो दोषी है, उसके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार किया जा रहा है ना। जैसे मान लो आप कि अगर आपने 2015 में कोई क्राइम किया, ठीक, आप 2015 में पकड़े गए, लेकिन केस चलते चलते 2020 हो गया, 2020 में आपका फैसला आया कि आप दोषी हैं, तो ऐसा नहीं है कि 15 में जो क्राइम किया गया उस समय जो उस क्राइम की सजा थी, अगर अमेंडमेंट होकर के 20 में वो सजा कुछ बदल गया हो तो आपको 2020 वाली सजा दी जाएगी, नहीं, आपको सजा भी 2015 के अनुसार ही दी जाएगी। तो ये संरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो आयोग पहला समझ में आ गया कि आप जब अपराध करेंगे उसी के अनुसार, उसी के समय के अनुसार आपको सजा भी दी जाएगी। दूसरा संरक्षण है आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 है। ये क्या कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। अगर आप एक अपराध करते हैं तो आपको उस अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। जैसे मान लो कि आपने कोई गुनाह किया और आप पर वो गुनाह साबित हो गया और आपको सजा भी मिल गया, आपने सजा कर लिया, तो फिर से दोबारा उसी गुनाह के लिए सजा आपको नहीं दी जाएगी। तो ये अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो एक अपराध के लिए एक सजा इस आर्टिकल में प्रावधान है। और तीसरा जो है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए उसको बाधित नहीं किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आप कहो कि हाँ हमने क्राइम किया है, हमने मर्डर कर दिया, तो आपको वो हो सकता है कि आपको नहीं माने, ये
एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में, ठीक है, जब तक आपको सबूत नहीं दिया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि आपको कोई खुद के प्रति गवाह देने के लिए जो है वो बाध्य नहीं करेगा। इसी तीनों पॉइंट को हम कहते हैं एक लाइन में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। समझ में आ गया। अब चलो अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है इसे समझें आप। तो आर्टिकल 21 में एक चीज याद रखना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी अगर हमें लाइफ मिली है, अगर हमारे पास जिंदगी है, तो हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, ये स्वतंत्रता है, ठीक, किसी भी तरह से जी सकते हैं, लेकिन खुद को खत्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, खुद को मारने की स्वतंत्रता नहीं, आप सुसाइड नहीं कर सकते, तो ये क्राइम कहलाता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 में आपको दैहिक और प्राण के प्रति स्वतंत्रता दी गई है और संविधान में यह कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता और उसके अधिकारों से वंचित जो है वो नहीं किया जा सकता अगर वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं हो, ठीक है। यानी कानूनन आप खुद को खत्म कर सकते हो, बट गैर कानूनी तरीके से आप खुद को समाप्त नहीं कर सकते। दोस्तों इसी आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी का भी जिक्र किया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है, ठीक। इसी आर्टिकल में ये जो है राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, आपको हक है एक स्वस्थ पर्यावरण में, एक साफ सुथरा पर्यावरण में जिंदगी जीने का आपका अधिकार है। और ये आर्टिकल जो है ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 आपको समझ में आ गया कि आप खुद को बचा तो सकते हो लेकिन मार नहीं सकते हो। एक चीज और आपको बता दूं इसी से संबंधित है, आर्टिकल 21 का एक, ठीक है, ये जो है इसमें क्या कहा जाता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको फ्री एजुकेशन जो है स्टेट जो है वो देगी, क्या देगी, फ्री एजुकेशन या एसेंशियल एजुकेशन भी कह सकते हो, ये स्टेट देगी। तो ये आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के रेंज के बच्चों के लिए बनाया गया है। ध्यान देना इस आर्टिकल को कब जोड़ा गया था, तो 86th अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। तो 2002 में इस आर्टिकल को जोड़ा गया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों ये भारतीय संविधान की भाग 3 मौलिक अधिकार का पार्ट 1 था। इसके बाद हम लोग बस कुछ ही चंद पलों में कह लीजिए, कुछ दिनों में कह लीजिए, हम मौलिक अधिकार का भाग 2 लेकर के आने वाले हैं। तो भाग 1 आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाग 2 के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, कई बार समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जो सुझाव हो वो जरूर दें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल पाए। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकार का पार्ट 2 के साथ बस कुछ पलों में। चलिए धन्यवाद।